हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने बात कर रहे थे जो चतुर्थ श्रेणी की जो मैथ है, और इस मैथ के 15 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने हैं, इस 15 प्रश्नों का जो भंडारण है वो अपने कर रहे थे। और इस भंडारण में हमने जो इसके टॉपिक थे वो टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिए हमने। वो टॉपिक जो थे वो लगभग कंप्लीट कर लिए थे हमने। और लास्ट टॉपिक जो है इसका रहा था आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। आज अपने इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी साथी इस सेशन से जुड़ सकें। और जो आज का कंटेंट जो है इससे प्रश्न आपको एग्जाम में पक्का मिलने वाला है। तो ये जो प्रश्न है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, इससे जो प्रश्न है वो यूं मान के चलें आपके 4 प्रश्न आने वाले हैं। कम से कम 4 प्रश्न आने वाले हैं। 3 या 4 मान सकते हो आप। 3 या 4 प्रश्न जो है 100% पूछे जाएंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। ओके, हाँ जी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है। और अगर कोई साथी इस सेशन को पहली बार देख रहा है तो प्ले लिस्ट में जाके जो पुराने इसके बाकी जो क्लासेज पड़ी है प्रत्येक टॉपिक की आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहां जाके वो लगा सकता है। ओके, हाँ जी। और लगाने के बाद आप 2 सेट जरूर लगाएं। और इसके बाद ये टॉपिक जैसे ही आज कंप्लीट हो जाएगा, कल अपने इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, प्रत्येक टॉपिक की मैराथन लेके आने वाले हैं अपने। और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे जो या तो वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर अपनी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको लेके आएंगे। तो उनको आपने अच्छे से तैयार करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो 15 प्रश्न आने वाले हैं, ये मेरा दावा है कि 15 के 15 प्रश्न जो है वो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा एग्जाम में जो श्रृंखलाएं लेके आएंगे उनसे बाहर हो। सभी के सभी प्रश्न यहीं से मिलने वाले हैं। तो इस सेशन को आपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। आंकड़ों के चित्रात्मक निरूपण के उद्देश्य, सबसे पहले अपने इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इनके जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य क्या है। सबसे पहले अपने इनकी बात करते हैं। तो उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है जटिल और भारी आंकड़ों को सरल और बोधगम्य बनाना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा ये है जानकारी को आकर्षक और रोचक रूप से प्रस्तुत करना। तीसरा विभिन्न वस्तुओं या घटनाओं की तुलना आसान बनाना। 3 उद्देश्य ये है। 2 और है। 2 और कौन से हैं? निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना, विशेषकर किनमें? व्यापार और प्रशासन में। और 5वां है समय के साथ परिवर्तन को दर्शाना। ये 5 उद्देश्य हैं। अब ध्यान दें एक चीज और, ये जो मैं इस चैप्टर की थ्योरी आपको बता रहा हूं, इस थ्योरी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है, इनको भी आपने अच्छे से कंठस्थ करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, हाँ जी। फिर बात करते हैं इसके जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है अपना रेखा चित्र या फिर लाइन ग्राफ। यह समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो क्षैतिज अक्ष होता है उस पर समय को दर्शाया जाता है, और जो लंबवत अक्ष या फिर इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष या वाई अक्ष कहते हैं। इस वाई अक्ष पर किसको दर्शाते हैं? आंकड़ों को। किसको दर्शाते हैं? आंकड़ों को। जैसे ये इस तरीके की जो लाइन होती है ये क्षैतिज लाइन होगी, और ये जो है लंबवत लाइन ये वाई अक्ष होगी। यानी कि ये तो हो गया वाई अक्ष और ये हो गया अपना एक्स अक्ष। ओके बच्चे, इस एक्स अक्ष पर तो किसको दर्शाएंगे? समय को। और वाई अक्ष पर किसको दर्शाया जाता है? आंकड़े। समझ गए? ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट बात, स्तंभ चित्र।
अलग अलग वस्तुओं या वर्गों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त जो ग्राफ होता है वो होता है स्तंभ ग्राफ, या इसको दंड आलेख के नाम से भी जानते हैं, दंड आलेख। ओके, या बार ग्राफ भी कह सकते हैं बड़ी, क्या बार ग्राफ। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई आंकड़ों का मान होती है। जैसे ये अपना y अक्ष है और ये अपना x अक्ष है। ओके, इसमें इस तरीके से स्तंभ दर्शाए जाते हैं, और किन्हीं दो स्तंभों के मध्य कुछ दूरी पाई जाती है। स्पेस होता है, कहने का मतलब क्या होता है, स्पेस से पाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, क्या पाया जाता है, स्पेस से पाया जाता है। देखो है ना, ये स्पेस पाया जाता है। ओके, ये जो स्तंभ है इनकी जो ऊंचाई होगी, जो इनकी ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई किसको दर्शाती है, आंकड़ों को। जैसे यहां लिख दिया मान लो 30, तो ये 30 से अंक को दर्शा रहा है। इस पर आ गया जैसे मान लो 20, तो ये 20 अंक को दर्शा रहा है। ओके, हाँ जी। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक खड़ा स्तंभ और एक आड़ा स्तंभ। ये तो हो गया देखो खड़ा स्तंभ। आड़ा स्तंभ कौन सा हो गया, आड़ा स्तंभ इस तरीके से होता है। देखो इसमें जो स्तंभ होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। देखो इस तरीके से स्तंभ पाए जाते हैं, ये आड़ा स्तंभ हो गया। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात, वृत्त चित्र या पाई चार्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसको वृत्त आलेख भी बोल देते हैं। क्या, वृत्त आलेख भी बोल देते हैं। आंकड़ों के अनुपात को वृत्त के भागों यानी सेक्टर के रूप में दर्शाया जाता है। प्रत्येक भाग कुल आंकड़ों का 1% हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है, ध्यान रखना है। चित्रालेख या पिक्टोग्राफ, इसमें चित्रों या प्रतीकों के माध्यम से आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ये जो ग्राफ होता है ये प्राथमिक कक्षाओं में या आमजन को समझाने में उपयोगी होता है। आमजन को समझाने में क्या होता है, उपयोगी होता है। ये जो दंड जो ये वृत्त आलेख है, वृत्त आलेख इस तरीके से वृत्त आलेख वृत्त बनाते हैं अपने, और इसके केंद्र से इसके सेक्टर बना देते हैं, अलग अलग भाग कर देते हैं। समझ गए। अब इसे केंद्र पर जो कोण होता है, अगर ये कोण में बात करें, जो हिस्से दे रखे हैं ये आपको कोणों में दे दिए जाए भी इतने डिग्री है ना, तो यहाँ कुल कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है। एक बात ये याद रखनी है, अगर ये मान दे दिए जाए प्रतिशत में, किसमें दे दिए जाए, प्रतिशत में, तो कुल प्रतिशत जो होगा यहाँ पर वो कितना होता है, 100% लेना है। इस बात को आपने याद रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात, आयते आरेख या हिस्टोग्राम, ये निरंतर आंकड़ों को दर्शाने वाला चित्र है। इसमें वर्गांतर और उनकी आवर्ती को दर्शाया जाता है। स्तंभ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी हमने बार ग्राफ देखा, बार ग्राफ में जो स्तंभ थे उनके मध्य में कुछ दूरी थी। इनमें जो स्तंभ होंगे ना उनमें दूरी नहीं होगी, यानी कि बिल्कुल पास पास से चिपके होंगे। इस तरीके से पास पास क्या होंगे, चिपके होंगे इस तरीके से। इस तरीके का जो ग्राफ देखने को मिले तो ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ हो जाएगा आपका आयत चित्र। कौन सा हो जाएगा, आयत चित्रे हो जाएगा। और आयत चित्रे किन आंकड़ों का बनाया जाता है, तो ये बात याद रखनी है। आयत चित्र जो होता है वो जिन आंकड़ों का वर्गांतराल पाया जाए या वर्गांतर पाया जाए उन आंकड़ों का हम आयत चित्र बनाते हैं। और इसे जो y अक्ष है अपना, ये इस y अक्ष पर किसको दर्शाते हैं, y अक्ष पर जो इनकी आवर्ती होती है, आवर्ती को दर्शाया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात है अपने पास है, नेक्स्ट है बहुभुज। क्या आ जाता है, बहुभुज आ जाता है। ये रेखाओं से जुड़ी आवर्तियों का चित्र होता है जो आंकड़ों के वितरण को दर्शाता है। इसमें क्या होता है बच्चे, जो ये आयत चित्र है, इस आयत चित्र के जो स्तंभ है, इन स्तंभों के मध्य बिंदुओं को लिया जाता है और इन मध्य बिंदुओं को किसी लाइन के माध्यम से दर्शाया जाए तो ये कहलाता है बहुभुज। क्या कहलाता है, बहुभुज, या फिर आप इनको बारंबारता बहुभुज कह सकते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात देखो, इनको जो चित्र हमने देखे 6 प्रकार के, अभी इनको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बातें देखें। आंकड़ों का सही वर्गीकरण और क्रम होना चाहिए, उचित पैमाने का प्रयोग होना चाहिए,
सही और स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए। ओके, आवश्यकता अनुसार संकेत का भी प्रयोग कर सकते हैं, रंगों या चिन्हों को भी प्रयोग में लेकर संतुलित कर सकते हैं, और स्पष्टता और सौंदर्य बनाए रखना, ये इसके क्या है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कब, जब ऐसे चित्र बनाएं, दंड आलेख, आय चित्र, बारंबारता, बहुउच्च, वृत्त आलेख, है ना, ये जब चित्र बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, इनके लाभ क्या है। इनके लाभ क्या है, दृष्टिगोचर और प्रभावशाली होते हैं ये, तुलनात्मक विश्लेषण में सहायक होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में सरलता होती है, बच्चों और अशिक्षितों के लिए उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों और अशिक्षितों को हम इन जो चित्र थे, इन चित्रों को दिखाकर, इन चित्रों से उनको अच्छे से समझा सकते हैं। प्रस्तुति में समय की बचत होती है, और सीमाएं, सीमाएं मतलब दोष बोल सकते हो या फिर कमियां कह सकते हो आप, क्या कमियां कह सकते हो। ओके, केवल मोटा मोटी जानकारी मिलती है इनसे, सीधी सी बात, यानी कि मोटा मोटी जानकारी मिलती है, इसीलिए हम बच्चों या अशिक्षितों को आसानी से समझा सकते हैं। गहराई से जानकारी नहीं मिलती है, ये इसकी कमी है। गलत चित्रण से भ्रम उत्पन्न हो सकता है, अगर मान लो गलत चित्रण हो गया तो भ्रम उत्पन्न हो सकता है। आंकड़ों का की सटीकता नहीं दर्शाते हैं, यानी कि बिल्कुल सही सटीक आंकड़े जो होते हैं वो नहीं होते हैं, और इनको समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, बिना विशेषज्ञ के अच्छे से अपने नहीं समझ पाते हैं। ओके, ये इनकी क्या है, कमियां हैं। अब इनको अपने क्वेश्चनों के माध्यम से अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं पाई चार्ट के ऊपर ही, देखो 1 से 4% दे रखे हैं। किसी विशेष मास में एक कंपनी का कुल व्यय 60,000 रुपये है। व्यय की फर्स्ट से फोर्थ की विभिन्न मदों का निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। जैसे फर्स्ट मद है कच्चा माल, सेकंड परिवहन, थर्ड बिजली और फोर्थ है ऊपरी व्यय। ओके, और इस पाई चार्ट में जो वृत्त के जो सेक्टर दे रखे हैं या भाग दे रखे हैं, ये डिग्री में दे रखे हैं। देखो ध्यान से, किस में दे रखे हैं, डिग्री में दे रखे हैं। इसका अध्ययन करके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करना है, ये निर्देश दिया गया है अपने को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, कच्चे माल पर व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। कच्चे माल पर व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। तो कच्चे माल को कौन सी मद जो है वो दर्शा रही है, फर्स्ट मद जो है वो दर्शा रही है। देखो अब फर्स्ट मद जो है वो कितने डिग्री है, देखो 90 डिग्री है। तो 90, और मैंने आपको बताया था कि बटा में हमेशा ही कुल लेना है। अब कुल क्या लेंगे, यहाँ ये देखो कोण में दे रखा है, जो इसके भाग हैं वर्त के वो कोणों में दे रखे हैं। तो बटा में हम क्या लेंगे, कोण लेंगे, और इनटू कर देंगे, अपने प्रतिशत में व्यक्त करना है। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। देखो 0 से 0, 9 का भाग 36 में लगाया 4, 4 का 100 में लगा देंगे 25, कितना आ गया, 25% आ गया। देखो कितना आ गया, 25%। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितनी प्रतिशत है। अब बिजली वाली मद कौन सी है, देखो थर्ड मद है। कौन सी है, थर्ड मद जो है वो बिजली पर है। तो थर्ड मद जो है वो कितने डिग्री को दर्शा रही है, 72 डिग्री को। तो 72 बटा में टोटल कितना था, 360 याद रखना है आपको जब कोण आ जाए तो, और प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुणा कर दो। 0 से 0, 36 दुए 72, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20%, कितना आ जाएगा, 20%। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, परिवहन पर कुल व्यय कितना है। अब व्यय बताना है आपको, और कुल व्यय कितना दे रखा था, पूरी कंपनी का 60,000 रुपये व्यय था, और उस 60,000 में परिवहन पर जो व्यय हुआ है वो कितना हुआ है, ये बताना है अपने को। अब परिवहन वाली मद कौन सी है, देखो सेकंड मद है। कौन सी है, सेकंड है। सेकंड कितने डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो 90 बटा में कुल लिखना है, आपको याद रखना है। अब यहाँ इनटू में देखो, उसमें पहले हमें क्या पूछा था, 2 प्रश्नों में प्रतिशत में, तो प्रतिशत में पूछा था, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा किया था। अब क्या पूछा है, कुल व्यय पूछा है,
तो हमें टोटल इस कंपनी का व्यय चाहिए। तो इस कंपनी का टोटल व्यय आपको दे रखा था, कितना था? 60,000 रुपये था। देखो कितना था? 60,000 रुपये। तो यहाँ 60 लगा दो। ओके, 0 से 0, 4 नीम 36, 4 का भाग इसमें लगाओ, 15 चौके 60, यानी कि 15,000। कितना आ गया? 15,000 आ गया। देखो कितना आ गया? 15,000। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास ऊपरी व्यय की धनराशि क्या है। ऊपरी व्यय वाली मद कौन सी है? देखो 4 नंबर है। कितने नंबर है? 4 नंबर है। और 4 नंबर देखो कितना है? 108 डिग्री है। तो 108 बटे में 360 गुणा करेंगे। अब देखो व्यय बताना है, तो टोटल व्यय चाहिए अपने को 60,000 है। 0 से 0, 36 दिए 108 और 6 दिए 18,000। कितना आ गया? देखो 18,000 रुपये। ओके, हाँ जी। जो बात पूछे आपने वही डिग्री लेना है, जिस मद का पूछे उसी मद का डिग्री लेना है, बटा में टोटल लेना है, इनटू में अगर व्यय पूछ रहे हैं तो आपको पर्सन के अंदर कुल व्यय जो है वो देगा, और कुल व्यय देने के बाद आपने इनटू में लिखना है। अगर वो इसमें जमा राशि की बात करे तो आपको टोटल जमा राशि देगा या आय दे देगा। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट देखो 5 से 10 जो पर्सन है ये भी पाई चार्ट वाले पर्सन है। और अब जो पाई चार्ट में जो अपने सेक्टर दे रखे हैं वो सेक्टर किस में दर्शा रखे हैं? प्रतिशत में दर्शाए हुए हैं। देखो किस में दर्शाए हुए हैं? प्रतिशत में दर्शाए हुए हैं। पहले वाले सेक्टर किस में थे? डिग्री में थे। देखो किस में थे? डिग्री में थे। यहाँ विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों में शामिल होने वाले छात्रों का प्रतिशत जो है वो दे रखा है अपने को। ओके, और इसे एक पाई चार्ट में दिखा रखा है। इस पाई चार्ट का अध्ययन करते हुए आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। और यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो कितनी है? 1800 है। ओके, हाँ जी। इसमें कौन कौन से सांस्कृतिक क्रियाकलाप है? जैसे नृत्य में शामिल होने वाले 38% है, खेल कूद में शामिल होने वाले 5%, संगीत में 8, पेंटिंग में 32, क्रिकेट में 7 और कराटे में 10% विद्यार्थी हैं। ओके, इनका टोटल जो है मैंने आपको बताया था केंद्र पर जो जब प्रतिशत में दे दे तो केंद्र पर टोटल परसेंट कितना होगा? 100% होगा। यानी जो आपको ये मदें दे रखी होगी यहाँ पर, इन मदों का जो प्रतिशत दिया हुआ है इन सब का टोटल करोगे तो 100% आएगा। ओके, हाँ जी। देखो प्रश्न, नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब नृत्य वाले देखो है कितने परसेंट? 38% है। कितने हैं? 38% है। तो 38 बटा 100 लिखेंगे। देखो इनटू कर देंगे किससे? जो विद्यार्थियों की कुल संख्या थी अपने पास वो, क्योंकि संख्या पूछ रहे हैं ना ये, तो कुल संख्या कितनी थी? 1800। 2 0 से 2 0 क्या बच गया? 38 गुणा 18। 38 को 18 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 684। कितना आ जाएगा? 684 आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या और कराटे चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात बताना है। देखो कौन कौन से हैं? पेंटिंग वाले हैं, एक तो पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थी हैं, दूसरे कराटे वाले हैं। दूसरे कौन से हैं? कराटे वाले हैं। पेंटिंग वाले कितने परसेंट है? देखो 32%। और कराटे वाले हैं देखो 10%। ओके, आप इनकी संख्या निकाल के भी देख सकते हैं, और अगर संख्या नहीं निकालते हैं तो डायरेक्ट आप प्रतिशत से भी अनुपात बता सकते हैं। देखो ये किसकी टेबल से कट रहे हैं? 2 की टेबल से 16 और ये आ जाएगा 5। तो क्या अनुपात आ गया? 16:5। क्या अनुपात आया? 16:5। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या। संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेलकूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। अब संगीत वाले हैं कितने? देखो संगीत वाले कितने हैं? संगीत वाले हैं 8%। कितने हैं? 8% दे रखे हैं अपने को। और जो दूसरे हैं खेल कूद वाले कितने हैं? 5 हैं। खेल कूद वाले कितने हैं? 5 हैं। तो कहीं आप क्या जी ये 5 है और वो 8 है, तो ये हो गए 3% ज़्यादा। ऐसा नहीं है, समझ गए? इनमें आपको संख्या निकाल के हल करना होता है, समझ गए? तो 8% जो है वो निकालो कितना आता है? 8% निकालो क्या आ जाएगा? 8/100 गुणा करेंगे अपने किससे? 1800 से। 2 0 से 2 0, 18 को 8 से गुणा करेंगे 144।
खेल कूद वाले निकालो, 5/100 इंटू करो 1800 से, क्या आ जाएगा 18 5 90, कितना आ गया 90 आ गया। समझ गए। अब अपने को प्रतिशत में बताना है कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो संख्या देखो कितनी ज्यादा है, 144 में से 90 जो है वो माइनस करो, कितना आ गया 54 आ गया। कितना आया 54। तो कहीं कह दो 54% है, जैसे ऑप्शन में नहीं है तो और वहां एग्जाम में ये दे रखा हो 54 तो लगा दो क्या जी 54% है, ऐसा भी नहीं करना। क्या करना है 54 आ गया, जो इनका अंतर हो वो। अब जिसके आगे से लगा हुआ है, से किसके आगे लगा हुआ है, देखो खेल कूदे चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से, जिसके आगे से लगा हो उसको बटा में लेना है। तो से किसके आगे है, खेल कूद वाले, तो खेल कूद वाले विद्यार्थी कितने हैं 90, और इनटू करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 और 6 नीम 54, 6 को 10 से गुणा करेंगे 60%, कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना है इस बात का विशेष तौर पर। नेक्स्ट देखो, कितने विद्यार्थियों ने क्रिकेट और पेंटिंग का चयन किया, कितने विद्यार्थियों की संख्या बतानी है अब अपने को। क्रिकेट और पेंटिंग, क्रिकेट वाले कितने हैं देखो 7%, पेंटिंग वाले कितने हैं 32%, तो कितने हो गए 39%। संख्या निकालनी है तो बटा में 100 लेंगे और इंटू में कुल संख्या लिख देंगे, 2 0 से 2 0, क्या बच गया 39 गुणा 18, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 702। तो कितनी संख्या है 702 है, कितनी संख्या है 702 है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास क्रिकेट एवं नृत्य चुनने वाले छात्रों की संख्या, पेंटिंग एवं संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। देखो अब क्रिकेट और नृत्य देखो, क्रिकेट और नृत्य कितने हो गए 38 और ये 7 ये है, तो ये हो गए 45, कितने हो गए 45%, कितने हो गए 45%। जब मैंने कहा आपको इस तरीके का पूछे तो संख्या निकालनी है, तो 45% जो ये कौन से हैं देखो क्रिकेट और नृत्य है, क्रिकेट और नृत्य वाले हैं। तो 45% की संख्या निकालें तो क्या आ जाएगी देखो 45/100 इंटू 1800, 2 0 से 2 0 कैंसिल, गुणा कर लो, 45 को 18 से गुणा करो, 8 5 40, 4 8 चौके 32 और 4 36, फिर 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 0 6 5 11 और 7 और 1 8, 810 आ गया, कितना आ गया 810। ओके, और दूसरा क्या कह रहा है पेंटिंग और संगीत, पेंटिंग और संगीत वाले हैं वो लेने हैं। अब पेंटिंग और संगीत वाले कितने देखो, पेंटिंग वाले तो हैं 32 और संगीत वाले हैं 8, तो ये हो गए 40%। तो 40% की संख्या निकाल लो तो क्या आ जाएगा अपने पास 40/100 इंटू 1800, 2 0 से 2 0, तो गुणा करेंगे 18 चौके 72 यानी कि 720, कितना आ गया 720। कितनी ज्यादा है अंतर निकाल लो, देखो अंतर निकालो, 0 से 0 और 2 से 1 गया 1, सॉरी 1 से 2 लाएंगे अपने, ये छोटा है देखो, तो 9 बच गया, और यहाँ 7 में से 7 यानी कि 90 आ गए अपने पास, कितने आ गए 90 आ गए अपने पास। देखो 0 में से 0 और इस तरह से 11 में से 2 गए 9 बच गया, 7 में 7 0, ओके 90 बच गया। अब अपने को प्रतिशत निकालना है, देखो तो 90 बटा में किसके आगे से लगा हुआ है, से ढूंढो, देखो से लगा हुआ है पेंटिंग और संगीत वाले के आगे से लगा हुआ है, देखो है ना। तो पेंटिंग और संगीत वालों की संख्या कितनी है 720 है, और इंटू में प्रतिशत निकालना है 100, 0 से 0 9 8 72 और 4 से कट कर लें, 4 2 8 और 25 चौके 100 यानी 25/2 कितना आ जाएगा 12.5, कितना आ जाएगा 12.5% जो है वो ज्यादा है, 12.5% ज्यादा है। ओके हाँ जी। आप संख्या अगर ना मान लो, आपको लगता है कि संख्या निकालने की बजाय और कोई ट्रिक बताओ, तो और ट्रिक से भी देख सकते हैं अपने। और क्या ट्रिक है देखो, और क्या ट्रिक है ध्यान दें, अपने पास क्रिकेट और छात्र नृत्य वाले जो है वो 45% है, पेंटिंग और संगीत वाले 40% है। परसेंट के हिसाब से देखें तो कितने परसेंट ज्यादा है 5%, कितने ज्यादा है 5%। बटा में किसके आगे से लगा हुआ है पेंटिंग और संगीत वाले के, इसका परसेंट कितना है 40, तो बटा में लिख दो 40, इंटू कर देंगे 100 से,
तो 5 8 40, 4 से कट गया 2 और ये आ गया 25, तो क्या बना देखो 25/2 यानी कि 12.5%। ओके, इससे पहले वाला प्रश्न भी आप जिसमें संख्या निकाल के देखा हमने, उसको भी आप इस ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं, इस ट्रिक से हल कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नृत्य एवं कराटे चुनने वाले छात्रों की संख्या का पेंटिंग चुनने वाले छात्रों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? नृत्य और कराटे, नृत्य और कराटे है। देखो नृत्य देखो कितना है 38, कराटे कितने हैं 10, कितने हो गए 48%। हमें क्या पूछा है अनुपात पूछा है, और जब अनुपात पूछे तो मैंने क्या कहा था डायरेक्ट अनुपात बता दो, जो प्रतिशत है उसका, संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा क्या है किसके साथ निकालना है? पेंटिंग वाले के साथ। पेंटिंग वाले कितने हैं 32, तो ये आ गया 32, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, और 16 की टेबल से कट रहा है। देखो 16 3 48, 16 2 32, 3:2, 3:2 आ रहा है। देखो कितना आ रहा है 3:2। ओके, हाँ जी। उसके बाद आ जाओ आगे 11 से 15 वाले प्रश्न। निर्देश क्या दे रखा है? देखो निम्न चार्ट में 5 कंपनियां दे रखी है A B C D और E। ये मांग और उनके उत्पादन को दर्शा रही है, मांग और उत्पादन को। ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इसमें जो आपको ये सफेद वाला देखो ऊपर संकेत दे रखा है, ये देखो ये तो किसको दर्शा रहा है? मांग को। किसको बता रहा है? मांग को बता रहा है। देखो, और जिसमें लाइनें खींच रखी है वो वाला जो स्तंभ है वो किसको दर्शा रहा है? उत्पादन को बता रहा है। समझ गए? ध्यान रखना है। ये ए कंपनी है, इस ए कंपनी के ये तो मांग हुई देखो, और ये इसका उत्पादन हुआ। बी कंपनी की ये मांग हुई और ये उत्पादन हुआ। सी की ये मांग हुई और ये इसका उत्पादन हुआ। डी की ये मांग हुई और ये इसका उत्पादन हुआ। ई की ये मांग हुई और ये क्या हुआ? इसका उत्पादन हुआ। ओके, हाँ जी। अब आओ प्रश्नों पर क्या कह रहा है। पहला 11 नंबर क्या कह रहा है? देखो, यदि कंपनी सी की मांग का X%, सी की मांग का, सी की मांग देखो कितनी है? पहले तो सी की मांग है 2500, कितनी है? 2500 है। तो 2500 का X%, का ये तो गुणा लगाते हैं, क्या है X%, प्रतिशत हटा के बटा में क्या लगाते हैं? 100 लगा देते हैं। कंपनी बी की मांग के बराबर है। कंपनी बी की मांग देखो कितनी है? 600, कितनी है? 600, किसके बराबर है? 600 के बराबर है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया? 600 तो पड़ा ही था, ये 25 गुणा में तो कहाँ ले आओ? भाग में, भाग दे दो। 25 2 50, कितना बच गया अपने पास? देखो 10 ऊपर से लाए 0, 25 चौके 100, तो x कितना है? देखो 24, x कितना है? 24 है। ओके, हाँ जी। जैसा प्रश्न में कहे वैसा करना है आपने। नेक्स्ट देखो, यदि ए किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को खरीद कर अपनी मांग को पूरा करना चाहता है तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है? अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कंपनी ए है ना, इसकी मांग कितनी है? देखो 3000 है, इसने उत्पादन कितना किया? 1500। अधिशेष कितना रह गया इसका? अधिशेष कितना रहा? अधिशेष बच गया 1500। अब ये 1500 पूरा करना चाहता है, तो किस कंपनी से लेना इसके लिए उपयुक्त रहेगा ये देखना है। बी पर आओ। बी कंपनी के पास मांग तो है 600, उत्पादन कितना है? 1800 है। तो 600 इसने मांग पूरी की, पहले तो अपने वाली कंपनी की मांग पूरी करेगा, तो इसकी मांग पूरी की 600, तो पीछे बच गए कितने? 1200, और ए को चाहिए कितने थे? 1500। ये एक बार ठीक है, यानी कि 1200 तो मिल रहे हैं। और चलते हैं आगे। अब सी में देखो मांग 2500 है और उत्पादन 1000 ही है, तो इससे तो पहले से ही कम है इसके पास, तो इसके पास तो क्या है? पहले से ही कम है। डी के पास मांग कितनी है? 1200 की, उत्पादन कितना हो रहा है? 2700 का। अब ये 1200 पहले अपनी मांग पूरी करेगा, पीछे कितने बच गए? 1500। देखो कितने बच गए? 1500 बच गए। ए को चाहिए कितने थे? 1500 ही। अब ई पर आओ। ई की मांग कितनी है? 3300, और उत्पादन कितना हो रहा है? 3200 ही। इसका तो पहले से मांग ज्यादा है, ये तो वैसे नहीं आएगा। ओके, तो कौन सा उपयुक्त रहेगा? ये 1200 वाला रहेगा कि 1500 वाला? 1500 वाला उपयुक्त रहेगा ना, तो 1500 वाले उपयुक्त कौन सी है? कंपनी डी।
तो डी कंपनी सबसे उपयुक्त रहेगी, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, यदि डी कंपनी का उत्पादन ए कंपनी के उत्पादन का एच गुना है तो एच किसके बराबर है? देखो, डी कंपनी का उत्पादन, डी का उत्पादन कितना है? 1200। डी कंपनी का उत्पादन जो है वो कितना है? 1200 है, ठीक है। और ए कंपनी का उत्पादन कितना है? देखो, ए कंपनी का उत्पादन है 1500। कितना है? 1500। वो कह रहे हैं डी कंपनी का उत्पादन ए कंपनी के उत्पादन का एच गुना है, ए से एच गुना है, ये समझ गए। तो हमें दोनों को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर ए करना है। ए कंपनी का उत्पादन 1500 है और डी का 2700 है। डी का कितना है? 2700 उत्पादन है, यानी कि ये इसका क्या है? एच गुना है ए से। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? ए को एच से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से एच गुना है ना। तो बराबर करने के लिए ए को हमने गुना कर दिया। अब अपने पास एच का मान निकालना है 2700, ये 1500 इसके क्या आ जाएगा? भाग में, बराबर बचेगा क्या? एच। 2 0 से 2 0, 3 5 15 और 3 निमे 27। तो एच बराबर क्या आया? 9/5। भाग लगाओ, 5 एकम 5, कितना बच गया? 4, 8 5 40, तो 1.8। एच किसके बराबर है? 1.8 के बराबर है। ओके, हाँ जी। आओ नेक्स्ट, पांचों कंपनियों को मिलाकर उनकी औसत मांग और उनकी औसत उत्पादन में अंतर क्या है? देखो अच्छे से ध्यान दे। अपने पास से पांचों कंपनियों को औसत मांग देखो, पहले तो इतनी है मांग है, देखो 3000 और 600 कितनी होगी? 3600, 3600 और 2500 6100, 1200 7300 और 3300 कितने हो गए? 10,300। 10,300 मांग होगी इनकी। उत्पादन देखो कितना है? उत्पादन चेक करो कितना है? उत्पादन है देखो 1500 और 1800, 3300, 1000, 4300 और 2700 कितने हो गए? 7000 और 2200 कितना हो गया? 9200। तो इनका क्या बताना है? औसत उत्पादन में अंतर, औसत में बताना है। तो औसत देखो 5 कंपनी है तो 5 का भाग लगाएंगे, है ना। औसत निकालने के लिए संख्या का क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। तो 5 का भाग लगाओ, 2 5 10 और फिर 0 क्या आ जाएगा? 2 5 10, फिर 3 उतारा नहीं गया, 0 6 5 30, 2060। इसमें लगाएं तो कितना आ जाएगा अपने पास? से दोबारा चेक करो एक बार। इसकी मांग थी 3600, 3600, 6100, 7300 और 33, 10,600 है, ये 10,600 है। तो यहाँ 5 एकम 5, 1 बच गया, फिर 2 5 10 यानी कि 2120 हो गया। इसका निकालो, 5 एकम 5, 8 5 40 और कितना बच गया? 2 4 5 20 यानी कि 1840। तो कितना ज्यादा है देखो, निकाल लो। 2120 में से 1840 माइनस कर दो, 0 12 में से 4 गए 8, इधर गया 0, फिर हासिल लाए 10 में से 8 गए 2, 280। कितना है? 280 उत्पादन में अंतर है, औसत उत्पादन में। औसत उत्पादन और औसत मांग में अंतर जो है वो कितना आ रहा है? 280 आ रहा है। ध्यान रखना है, औसत जब भी पूछे, मैंने औसत वाला टॉपिक लगा रखा है प्लेलिस्ट में, अगर नहीं लगाया है तो वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास लगा के देख सकते हैं। औसत के बारे में महत्वपूर्ण जितनी भी ट्रिक थी वो सारी की सारी ट्रिक मैंने करवा रखी है, आप वहां जाके क्लास लगा सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो औसत जब भी निकालते हैं तो योग में संख्या का क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। हमने पांचों कंपनियों का जो मांग थी उनका योग कर लिया और 5 का भाग लगाया तो औसत मांग आ गई 2120। ऐसे ही उत्पादन में कर लिया, फिर दोनों में अंतर निकाल लिया जो हमसे पूछा था। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है? उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग किसकी है? देखो यहां एक तो ए में है ना, उत्पादन से अधिक मांग सी में है, उत्पादन से अधिक मांग ई में है। तो कितनी कंपनियां हुई? 3 कंपनियां होगी। ओके, और कम वाली कौन सी बच गई? फिर 2 बच गई। तो क्या आ जाएगा? 3:2। कितना आ गया? 3:2 आ गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, अब अपने पास है 16 से 19, ये एक कार चालक और एक स्कूटर चालक
ने 120 किलोमीटर की यात्रा एक स्थान से प्रारंभ करके एक समान समय में पूरी कर ली है। दिए गए लेखा चित्र में उन यात्रियों की प्रगति को दर्शाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये लेखा चित्र अपने को दे रखा है। 9 बजे ये यात्रा का प्रारंभ करते हैं और 11:30 पर ये यात्रा समाप्त कर देते हैं। और ये घर से चलते हैं या यानी 0 दूरी से शुरुआत करते हैं और दूरी तय कर लेते हैं 120। कितनी? 120 किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं। ओके, हाँ जी। अब प्रश्न क्या दे रखा है, देखो प्रश्न में मोटर चालक स्कूटर चालक से किस समय मिला? दोनों किस समय मिले? जब मिलने की बात हो तो बच्चे ध्यान दें, जब भी आपको दो इस तरीके से लाइन ग्राफ दे रखे हो तो दोनों लाइन ग्राफ जिस समय मिल रहे हैं उस समय को बता दो। तो किस समय मिल रहे हैं? देखो यहां मिल रहे हैं तो ये समय देखो कितना है, 10:30। कितना समय है? 10:30। ओके, हाँ जी। देखो सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, हाँ जी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपको। यात्रा के दौरान स्कूटर कितनी थी? स्कूटर कितनी थी? ऐसे नहीं है, ये से है। यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति कितनी थी? चालक की गति कितनी थी? ये है, ये यहां से हटाओ, इसको यहां लाओ। कितनी गति थी ये बताना है, समझ गए? यात्रा के दौरान स्कूटर चालक की गति जो है वो कितनी है, गति बतानी है। गति मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ये मैंने चाल समय दूरी वाला जो चैप्टर है अपना, उस चैप्टर को भी मैंने लगा रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाके इस चैप्टर को भी अच्छे से लगा सकते हैं। मैंने सारी की सारी ट्रिक जो है वो नोट करवा रखी है। वहां से आप एक एक ट्रिक को अच्छे से कंठस्थ करके आपका जो भी क्वेश्चन हो उसको हल कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो चाल बतानी है किसकी? स्कूटर की। स्कूटर की जो है वो चाल बतानी है। तो स्कूटर वाला कौन सा है? देखो ये वाला है, ये वाला स्कूटर वाला है। अब स्कूटर ने कितना समय लिया? देखो कितना समय लिया, 9 बजे चला और 11:30 पर पहुंच गया। कितना? 10 बजे तक 1 घंटा, 11 बजे तक 2 घंटे, 11:30 तक 2 घंटे 30 मिनट, या यूं कहीं 2.5 घंटे या 2.5 घंटे हो गए। दूरी कितनी तय की इसने? 0 से चला था और 120 तक। देखो कितनी दूरी चली, 120 दूरी चली, यानी दूरी तो आ गई 120, समय जो है वो आया 2.5 घंटे। पॉइंट उड़ाया 0, 25 का भाग लगा दो इसमें। देखो 25 चौके 100, 20 बच गए और ऊपर से 0, 25 8 200, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। देखो किलोमीटर घंटा में बतानी है आपको। किसमें बतानी है? किलोमीटर घंटा में बतानी है। अगर ये मीटर पर सेकंड में पूछ ले तो आपको मीटर पर सेकंड में बतानी है। और किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर घंटा में कैसे बदलना है, ये समय चाल दूरी वाली क्लास में मैंने अच्छे से समझा रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाके उस क्लास को लगा के सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की? घंटों में बताना है। तो अभी देखा था हमने, देखो 9 बजे चला था और 11:30 पर यात्रा समाप्त कर दी थी। तो कितने घंटे लगे थे? 2.5 या 2 से 1/2 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे लगे थे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, मोटर चालक और स्कूटर चालक से शुरुआत से कितनी दूरी तक जाकर मिले थे? दोनों कितनी दूरी पर मिले थे ये बताना है। देखो कितनी दूरी पर जाकर मिले थे, तो मिले कहाँ थे दोनों? देखो यहाँ। और कितनी दूरी पर थे ये देखो, इधर देखो दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर मिले थे? 80 किलोमीटर दूरी पर मिले थे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं अपने 20 से 22। निम्न लेखा चित्र में एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को दर्शाया गया है और इसका अध्ययन करके निम्न प्रश्नों को उत्तर देना है अपने को। ये जो आपको ग्राफ दे रखा है, ये जो ग्राफ है इस तरीके से, इसको बोलते हैं से अधिक। क्या बोलते हैं? से अधिक। समझ गए? से अधिक ग्राफ और से कम, ध्यान दें, से अधिक और से कम, ये जो ग्राफ बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर। केंद्रीय प्रवृत्ति
के माप के लिए बनाए जाते हैं। और इसमें कौन सा माप लिया जाता है? माध्यक के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए? माध्यक, या फिर अपने इसको माध्यिका भी बोल देते हैं। माध्यिका के लिए ये ग्राफ बनाए जाते हैं, माध्यिका के लिए ग्राफ बनाए जाते हैं। ओके, हाँ जी। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, ये जो यहाँ से अधिक में बात करें तो से अधिक में ये जो लिया जाता है पहला बिंदु, ये होता है उच्च सीमा। क्या होती है बच्चे? उच्च सीमा। और जो दूसरा, जो बिंदु का दूसरा मान है, ये होती है संचयी बारंबारता। क्या होती है? संचयी बारंबारता होती है। इस बात को ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। आओ नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, कितने प्रतिशत श्रमिकों की आय 150 से 180 के बीच है? कितने प्रतिशत श्रमिकों की? तो पहले तो देखो आप जो इनकी ये संख्या दे रखी है, इनसे आप बनाओ। ये देखो 120 लिख रखा है, ये अधिक बारंबारता इसकी यानी कि उच्च सीमा है। और अंतर देखो कितने का है? 20 का। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी? 100। क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। 100 से 120, फिर 120 से 140, फिर 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये है, समझ गए? अब जो पहला मान है वो सेम का सेम लिख देते हैं। देखो यहाँ 12 है, फिर कितना है? देखो 26, फिर कितना है? 34, फिर 40 और फिर अपने पास 50। ओके, हाँ जी। अब ये क्या है? संचयी बारंबारता है। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती निकालनी है, बारंबारता निकालनी है। तो पहला सेम का सेम लिख देंगे और नीचे वाले में माइनस करते हुए चलेंगे आगे। तो 12 में से 26 में से 12 माइनस करेंगे 14, फिर 34 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? देखो 8। कितना आ जाएगा? 8। और फिर है 40 में से 34 माइनस करेंगे 6, 50 में से 40 माइनस करेंगे 10। ये आ जाएगी। ओके, हाँ जी। और कुल जो है लास्ट CF के बराबर होना चाहिए, यानी कुल जो श्रमिक है वो कितने हैं? 50 है। और ये बात अपने को प्रश्न में भी बता दी थी इसने कि कुल 50 श्रमिक हैं, ये ध्यान में रखना है। ओके, हाँ जी। तो जो आवर्ती है उन आवर्ती का टोटल 50 होना चाहिए, ये बात है ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी। अब 150 से 180 के बीच वाले देखो, 150 से 180 के बीच वाले देखो कितने हैं? 150, 180, 180 इसका लास्ट है, इसका 160 है ना, और इसका 140 है। तो इसके तो आधे हो गए, यानी 4 यहाँ हो गए और 6 ये हो गए। कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल कितने हैं? 50। इंटू करेंगे 100 से, तो 50 दुए 100, 2 को 10 से गुणा कर देंगे 20%। कितना आ जाएगा? 20%। मैंने बताया आपको जितनी संख्या वो लेंगे, बटा में क्या लिखना है? कुल। तो कुल कितनी है? 50 है। देखो 50 लिखा, प्रतिशत बनाना है, 100 से गुणा कर दो। ओके, तो कितना आ गया? 20%। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, फैक्ट्री में मजदूरी की माध्यिका कितनी है? जब आपसे माध्यिका पूछे तो याद रखना है, माध्यिका जब आपसे पूछे तो आपने ध्यान रखना है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटा में 2 कर देंगे। निम्न सीमा कितनी आई थी? देखो 100, और उच्च सीमा कितनी है अपने पास? 200। देखो लास्ट निम्न सीमा अभी हमने निकाली, इसकी कितना है? 100, और उच्च कितना है? 200 है। देखो लास्ट, समझ गए? तो दोनों का टोटल कर दो, 2 का भाग रख दो, 2 का क्या लगा दो? भाग लगा दो। ओके, लेकिन अपने पास यहाँ 100 और 200 कितने हो गए? 300। कितने हो गए? 300। 300 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। तो कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, आगे आ गया 22 नंबर। देखो इसके लिए नया ग्राफ है कि रैखिक आलेख दे रखा है में एक शहर के वर्ष 1999 के पहले 6 महीनों की दुर्घटनाओं को दर्शाया गया है। वर्ष के पहले 6 महीने यानी जनवरी से लेके जून तक महीने जो है उनको दर्शा रखा है। मई से जून तक दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत कमी आई? मई से जून तक में बतानी है कितने प्रतिशत कमी आई। देखो मई में कितनी थी? 32, और जून में कितनी थी? 27। कितनी थी? 27। तो कितनी कमी होगी? कमी कितनी हुई यहाँ पर? 5 की कमी हुई। देखो कितनी दुर्घटनाएं कम होगी? 5 दुर्घटना कम होगी अपने पास। तो 5 बटा में, अब बटा में देखो यहाँ मई से किसके आगे लगा हुआ है?
मई के आगे तो मई वाला लो, कितना है 32, इंटू में प्रतिशत बताना है 100 से, तो 4 से कट करो, 4 8 32, 25 चौके 100, 5 25 5 125 बटा 8, 8 एकम 8, 8 5 40, 5 बच गया बटे में 8, तो कितना आ रहा है 15 सही 5 बटे 8, 15 सही 5 बटे 8। ओके, ध्यान रखना है जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये ट्रिक आपने दिमाग में रखनी है। मात्र आपका क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के बीच में सोल्व हो जाएगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है 23 से 26 तक देखना है आपको। निम्न दंड आलेख है, नगर के किसी विशिष्ट इलाके में छात्रों द्वारा स्कूल तक जाने के लिए प्रयोग में की जाने वाली विभिन्न विधियों का निरूपण किया गया है इसमें। यानी कि जैसे कुछ छात्र कार द्वारा जा रहे हैं, कुछ बस द्वारा, कुछ ट्रेन द्वारा, कुछ बाईसाइकिल और कुछ रिक्शा द्वारा जा रहे हैं। यहाँ एक चीज और दे रखी है, स्केल के अंदर जो पैमाना है इस पैमाने में एक चीज और दे रखी है। क्या दे रखी है कि एक यूनिट जो है ना वो 10 छात्रों को बता रही है। यानी कि जैसे ये 2 लिखा हुआ है ना यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ 20 छात्र हैं, यहाँ 4 है तो 40 है, 6 है तो 60 है, 8 है तो 80 है, यानी कि 10 से गुणा करना है आपको, समझ गए। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उस इलाके में कितने छात्र आते हैं, टोटल छात्र जो है वो कितने आते हैं। देखो कार वाले कितने आ रहे हैं 6, और बस वाले कितने हैं, देखो 14 और 16 के बीच में है तो 15, कितने हो गए 6 और 15 ये हो गए 21, और ट्रेन वाले देखो ये 10 और 12 के बीच में है तो कितने हो गए 11, 11 ये हो गए, तो कितने हो गए 21 और 11 32, और ये बाईसाइकिल वाले 18 आ रहे हैं, कितने हो गए 50, और रिक्शा वाले आ रहे हैं अपने पास से 16, तो कितने हो गए 66, कितने हो गए 66 छात्र होगी, 66 यूनिट है ये, समझ गए। यहाँ ध्यान दें कि एक यूनिट बराबर 10 छात्र है, तो हमने गुणा किससे करना है 10 से, किससे गुणा करना है 10 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा 660, कितने हो जाएगा 660 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट पर आओ, कितने छात्र मिलकर बाईसाइकिल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। देखो बाईसाइकिल वाले कितने हैं 18, रिक्शा वाले कितने हैं 16, कितने हो गए टोटल 34, 10 से गुणा करेंगे तो 340, कितने हो जाएंगे 340 हो जाएंगे। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, उस इलाके से बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। अच्छा प्रश्न, बस से आने वाले कितने हैं, देखो 15, 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, कितने हो जाएगा 150, बटा में क्या लिखना है कुल कितने निकाले अभी हमने 660, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0, 5 3 15, 22 3 66, 2 से कट करेंगे 11 और यह आ जाएगा 50, 5 5 25 यानी 250 बटे में 11, 11 2 22, कितने बच गए 3, फिर 11 2 22, कितना आ जाएगा 11 2 22, कितना बच गया 8 बटे में 11, तो कितना है 22 सही 8 बटे 11%, 22 सही 8 बटे 11%। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, परिवहन के अपने साधन के रूप में कार का और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। देखो कार वाले कितने हैं 6, कितने हैं 6, और रिक्शा वाले कितने हैं देखो 16, तो अनुपात है 16, तो 3:8, कितना आ जाएगा 3:8। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 26 से 30 तक, निम्न के लिए हिस्टोग्राम दे रखा है अपने को, यानी कि आयत चित्र दे रखा है, का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आयत चित्र दे रखा है, क्या दे रखा है आयत चित्र दे रखा है, यानी कि ये 0 हो गया, ये 10 को दिखा रहा है, ये 20 को, ये 30 को, ये 40 को, और ये 50 को बता रहा है, समझ के ध्यान रखना है, इसको बता रहे हैं 50 को। ओके, हाँ जी, अब प्रश्न क्या कह रहे हैं, डाटा में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या बतानी है कितनी है। तो देखो 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33, कितनी है 33 है, देखो कितनी है 33 है। ओके, संख्या बतानी थी। नेक्स्ट देखो, किस अंतराल में अधिकतम विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं, किस अंतराल में, इस अंतराल में देखो कौन सा है 0 10 20 30 40 और 50, कौन सा आया 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30 वाले ने सबसे ज्यादा है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखो,
किस अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या थी? यहां देखो 4, 6, 10, 8, 5। तो न्यूनतम वाला कौन है? 4। 0 से 10, 0 से 10, 0 से 10। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रथम और अंतिम अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात। प्रथम में कितने हैं? 4। अंतिम में कितने हैं? देखो 5। कितने हैं? 5 है। तो 4:5। कितना आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, 31 से 35 तक निम्नलिखित आरेख में किसी एक दिन में अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की आयु के अनुसार वर्गीकरण दिखाया गया है। आरेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। ये एक बारंबारता बहुभुज दे रखा है अपने को। क्या दे रखा है? बारंबारता बहुभुज जो है वो दे रखा है अपने को। ओके, बारंबारता बहुभुज जो है वो दे रखा है। ओके, यहाँ ये इसका जो मध्य बिंदु है वो 30 को दर्शा रहा है, ये 35 को, ये 40 को, ये 45, ये वाला 50, ये 55, ये 60, ये 65 और ये 70 और ये वाला 75 को बता रहा है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, आओ क्या कह रहा है प्रश्न। 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। 55 वाला ये है देखो, ठीक है, और 60 वर्ष के बीच 60 वाला ये है। तो 55 वाले में कितने हैं? देखो 55 वाले में है 4। कितने हैं? 4। और 60 वाले में है 3। कितने हैं? 3। यानी कि 60 और 4 और 3 कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7 हो गए। लेकिन अपने पास से 7 नहीं है तो अपने कह सकते हैं लगभग 6। लगभग कितने हैं? 6 है। लगभग कितने हैं? 6 है। 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए थे कितने हैं? 6 है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में भर्ती हुए क्या क्या है? 55 वर्ष से अधिक वाले, 55 से अधिक वाले देखो, इससे अधिक वाले कितने हैं? यहाँ 3, 2, 1। कितने हो गए? 3, 2, 5 और 1 6। कितने हो गए? 6 हो गए। यानी कि लगभग कह सकते हैं अपने 7 है। लगभग कितने हैं? 7 है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु। 40 वर्ष से अधिक, 40 वर्ष से अधिक ये वाला है, 55 ये वाला आ गया। देखो 55 से कम यहाँ कितने हैं? यहाँ है देखो 8, यहाँ कितने हैं? 7, और ये वाला कितना है? 5, और ये वाला कितना है? 4। कितना है? 4। 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24। कितने हैं? 24 है। ओके, तो 55 से कम लेने अपने को, तो ये लेना नहीं है। तो कितने बच गए अपने पास? 20। कितने बच गए? 20 बच गए। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, 45 वर्ष से कम आयु के वे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए का प्रतिशत किसके बराबर होगा? प्रतिशत किसके बराबर होगा? देखो 45 से वर्ष से कम आयु वाले, 45 से कम वाले देखो 8, 4, 12, 12 और 1 13। कितने आ गए? 13। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हो गए अपने पास? 13 और 7 20, 25, 29, 32, 34 और 1 35। इंटू कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से। 20 5 100, 7 5 35, 26 13 2 26, यानी 260 बटे में 7, 7 3 21। कितने बच गए? 5 0, 7 7 49, 7 7 49। कितना बच गया? 1/7, यानी कि लगभग कह सकते हैं 37%। लगभग ये 37% है। लगभग कितने हैं? 37% भर्ती हुए हैं। नेक्स्ट देखो, उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों में से लगभग 11% किस आयु वर्ग के थे? 11%। देखो 11% वाले हैं। 11% जो है वो 35 का जो 11% है निकाल के देख लो कितना रहे। टोटल संख्या थी अपने पास 35, 35 का 11% निकालो कितना आ जाएगा? 20 5 100, 7 5 35, यानी 77/20, 77/20। 20 3 60 और 17 बच गया, पॉइंट लगा दो 0। फिर कितना रहे? 20 8 160, 10 बच गया, 20 5 100, यानी 3.85, यानी लगभग 4। 4 किस किस का था? देखो 4 किस किस का था? एक तो था ये वाला और एक था ये वाला, ठीक है।
35 वर्ष और 40 वर्ष के बीच, 35 वर्ष और 40 वर्ष के बीच, 55 वर्ष और 60 वर्ष के बीच, 55 और 60 के बीच, समझ गए, 55 और 60 के बीच। देखो ये जो लाइन है ये 30 को बता रही है, ध्यान रखें, ये 35, ये 40, ये 45, ये आ गई 50, 55, 60, 65, 70, 75 और ये 80 है, समझ गए, ऐसे है ये लाइन। थोड़े आंकड़े जो है ये आगे लिखे गए है ना, ध्यान रखना है। तो 35 और 40, 35 और 40 में है क्या, देखो बिल्कुल है 35 और 40 में 4, या 55 और 60, 55 और 60 में है क्या, हाँ है, इसमें आ रहा है, देखो इसमें देखो 60 वर्ष और 65, 60 और 65 के हैं क्या, 60 और 65 वाले में तो 3 है, नहीं है ना। 35 और 40 के बीच, 35 और 40 के बीच, 35 और 40 के बीच है, लेकिन इसमें एक और भी है, दूसरी बात भी दिखानी थी या लगा के, है ना, तो वो उसमें आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। 35 और 40 वर्ष के बीच और 55 वर्ष और 60 वर्ष के बीच, इसमें तो या है, देखो है ना, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये नहीं आएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास, और वाला, क्योंकि दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, समझ गए। इसका मतलब क्या है, या तो इसमें या इसमें, ऐसा तो नहीं है, दोनों में है ना, तो कौन सा आ जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा अपना। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, हाँ ये था अपना चैप्टर। इसी के साथ ही अपने जो 4th ग्रेड की जो मैथ थी, इसके जो टॉपिक दिए हुए थे, सारे के सारे टॉपिक जो है हमने कंप्लीट कर लिए, और सभी के सभी टॉपिक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर कोई साथी नया है तो प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे जो चैप्टर दे रखे हैं वहां से आप तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने इस सेशन को, इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो इस परीक्षा में 15% जो है वो पूछे जाने हैं, और ये 15% आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ये 15% यहीं से मिलने वाले हैं, यहीं से मिलने वाले हैं। ओके, तो इसलिए अपने साथियों तक इस क्लास को शेयर करना है और उनको बोलना है कि भाई ये 15% जो है ना वो यहीं से मिलने वाले हैं। उन 15% का जो भंडारण है वो वहीं है और वहीं से आने वाले हैं। ओके हाँ जी, इस क्लास के बाद हम कल से क्या करने वाले हैं, कल से अपने वही वापस टॉपिक जो थे, जैसे हमने इसके टॉपिक देखे, मैथ्स है और लेस है, मैथ्स है और लेस है, एक टॉपिक देखा हमने, देखा ना। उसके बाद हमने एक टॉपिक देखा इसका लाभ और हानि, क्या देखा, लाभ और हानि देखा। और तीसरा टॉपिक हमने औसत देखा, क्या देखा, औसत देखा। एक टॉपिक हमने प्रतिशत देखा, क्या देखा, प्रतिशत देखा। एक टॉपिक हमने इसका चक्रवर्ती ब्याज देखा, क्या देखा, चक्रवर्ती ब्याज। एक हमने साधारण ब्याज का टॉपिक जो था वो देखा, और एक हमने इसका अनुपात समानुपात का जो टॉपिक था उसको देखा, अनुपात और समानुपात था, उस टॉपिक को हमने देखा है। इसके अलावा हमने इसमें साझेदारी का एक टॉपिक था उसको भी देखा हमने, साझेदारी का टॉपिक। और उसके बाद 9 नंबर हमने जो टॉपिक था वो था अपना समय और एक कार्य, ये वाला टॉपिक देखा हमने। 10 नंबर टॉपिक हमने देखा समय चाल दूरी, समय चाल और दूरी वाला टॉपिक। और आज का जो टॉपिक था लास्ट 11वां अपना वो था आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। ये 11 के 11 टॉपिक जो है आपको 4th ग्रेड के सिलेबस में दे रखे हैं, और सारे के सारे टॉपिक जो है आपको एक ही प्ले लिस्ट में और एक ही जगह मिलने वाले हैं। और इन टॉपिक का अब अपने लेके आने वाले हैं मैराथन टॉपिक वाइज। जैसे पहले हम लेस है और मैथ्स है की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पीछे किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न होंगे, और जो अपनी 4th ग्रेड की परीक्षा होनी है उस परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। और अगर लेस है और मैथ्स का प्रश्न आता है तो वहीं से ही मिलेगा आपको, उससे बाहर नहीं मिलेगा। ओके हाँ जी, ऐसे ही करते हम प्रत्येक टॉपिक के जो मैराथन है वो लगाने वाले हैं। तो
इस सेशन को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन तक भी ये कंटेंट जो है वो पहुंच सके और वो भी अपने ये जो 15 प्रश्न है इनको सही कर सके। ओके, तो मिलते हैं कल अपने इसे मैराथन के साथ, नए सीजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।